हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। यह वीडियो क्लास 10th के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित 8वां और अपवर्तन से संबंधित पहला वीडियो है। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग अपवर्तन क्या है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद यह फील करेंगे कि आप इस चैप्टर के प्रति आपका जो कॉन्सेप्ट है वह बहुत अच्छा हो गया है और अच्छा आप अपने तैयारी कर सकते हैं और अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो आपको पता है कि प्रकाश की किरणें जो है किसी एक पारदर्शी माध्यम में सरल रेखीय गमन करती है, लेकिन जब माध्यम चेंज होता है तो उसकी दिशा में भी बदलाव होता है। तो प्रकाश की किरणें जब किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में थोड़ा सा बदलाव होता है। इसी बदलाव को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे आप कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग फिगर के साथ आइए समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कांच का सिल्ली बना लेते हैं। कांच का सिल्ली, ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये कांच है। कांच क्या है, कांच। कांच का एक सिल्ली है जिस पर एक किरण यहाँ से ऐसे किरण आपतित हो रही है। इसको जाना चाहिए सीधा ऐसे इस तरह से, लेकिन यह सीधा नहीं जाएगी। क्योंकि यहाँ से इसका जो माध्यम है वो बदल रहा है। इधर वायु है, यहाँ कांच है। तो जब माध्यम बदलता है तो इसके दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। और इसको जो बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको अपवर्तित भी बोल सकते हैं, ऐसे निर्गत किरण बोलते हैं इसको। तो यह हो गया, यहाँ पर ये हो गया वायु। क्या हो गया, वायु। ठीक, और ये लिखा ही गया है क्या है, कांच है। और ये प्रकाश की किरण है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे इसकी सतह पर आई तो सीधा ना जाकर ऐसे, फिर यहाँ इसको जैसे अगर इस तरह से आ रही थी तो इसको ऐसे निकलना चाहिए, तो ऐसे ना जाकर फिर से ये क्या हो गई, ऐसे मुड़ जा रही है, इधर मुड़ जा रही है। तो इसी मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। तो आप इसको फिगर के साथ अच्छा ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ जो किरण है आपतित हो रही है वह सिल्ली पर, जैसे ही सिल्ली पर आती है यहाँ से ये अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ती हुई आगे बढ़ती है। फिर जैसे ही बाहर निकलती है फिर दिशा में बदलाव होता है। यानी कि दिशा में बदलाव होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में थोड़ा बदलाव हो जाता है, अर्थात वह अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग आपतन बिंदु पर आइए अविलंब डालते हैं। ये जो आपतन बिंदु है यहाँ क्या डालते हैं, अविलंब। तो हम मान लेते हैं कि ये n और n डैश, ये क्या हो गया, अविलंब हो गया। उसी तरह हम यहाँ भी अविलंब डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अविलंब डालते हैं। इसको हम मान लेते हैं n1 और इसको n2। ठीक है, तो अविलंब। तो इसमें आप देखिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, प्रकाश के अलग अलग रंग के लिए यहाँ आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होगा वह अलग अलग होगा। यानी कि
रेड कलर का अगर प्रकाश आपतित करा रहे हैं तो इसके आपतन के साथ जो अपवर्तन कोण बनेगा वह ग्रीन या येलो या दूसरे किसी भी रंग के लिए वह अपवर्तन कोण का मान अलग अलग होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जो जाया होता है यानी कि अनुपात मान और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन आप समझ गए कि क्या होता है। आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होता है, पहला आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम लोग लिखते हैं म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो आप समझ गए प्रकाश के अपवर्तन और इसके नियम। प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसी प्रकाशीय घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात एक नियतांक होता है। इसको हम लोग म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर लिखते हैं। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ देखने वाली एक बात और है कि यहाँ वायु है और ये कांच है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही सतह पर आई है तो किरणें अविलंब की ओर मुड़ी है, और जिस सतह से बाहर निकल रही है तो किरणें अविलंब से दूर भाग रही है। चूँकि किरणों का यहाँ जो काल्पनिक मार्ग ये है, लेकिन यहाँ ना होकर इससे और दूर है, तो इससे पता चलता है कि किरणें यहाँ वायु से जब वायु, अब इसमें वायु में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है और कांच में प्रकाश का चाल कम होता है। तो प्रकाश, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो ये जो वायु है ये कौन सा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या? विरल माध्यम। और इसमें जिसमें प्रकाश का चाल कम है यानी कि कांच हो गया सघन माध्यम। क्या? सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरणें अविलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर भागती है या मुड़ती है। यह ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट हो गया, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आदेश, यानी कि कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन कैसे होता है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एक कांच का सिल्ली बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, तो ये कांच के आयताकार सिल्ली हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कांच का आयताकार सिल्ली। आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कांच के आयताकार सिल्ली। इस पर एक किरण आपतित कराइए, ये किरण आपतित कराए। ये किरण जो है सीधा ऐसे, इसको अगर सीधे जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये किरणें ऐसे ना जाके ये क्या होगी, थोड़ा सा ये अपने दिशा में मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस तरह से हो जाएगी, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ गई और बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपतित किरण हो गया। क्या? आपतित किरण। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। जो सिल्ली से बाहर निकलती है उसको निर्गत, निर्गत किरण। तो ये हो गया कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले एक अपने पेंसिल के से आप एक कांच के ऐसा आयताकार सिल्ली बनाइएगा, उस पर एक किरण आपतित कराएंगे। ये किरण आपतित होने पर जैसे सतह पर आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ते हुए दूसरे सतह पर आएगा ये, लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेगा अविलंब से दूर भागते हुए
वह प्रिज्म से दूर चला जाएगा। तो इस प्रकार से कांच के आयताकार सिल्ली से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींच सकते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप में देख रहे हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, पार्श्व विस्थापन क्या है। क्या पार्श्व विस्थापन क्या है? तो पार्श्व विस्थापन को जानने के लिए हम लोग फिर से एक ऐसे कांच का सिल्ली बनाते हैं। ठीक है, कांच के सिल्ली हम यहाँ लिख सकते हैं कांच का आयताकार सिल्ली। ठीक है, इस पर एक किरण आपतित कराते हैं। थोड़ा सा आप लोग स्केल के माध्यम से बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। एक किरण यहाँ पर आपतित कराएं। ये किरण सीधे ऐसे ना जाकर इस तरह से आएगी और फिर यहाँ से दूर भागेगी, लेकिन इसके मार्ग को अगर हम बढ़ाते तो इसका जो मार्ग है वह ऐसे होता, लेकिन अपवर्तन होने के कारण जो किरणें यहाँ जाना चाहिए वह यहाँ चली आई। तो इसको हम लोग ये हमारा हो गया आपतित किरण। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऐसे करके, आपतित किरण आप पूरा लिखिएगा। ये हो जाएगा अपवर्तित किरण और ये हो जाएगा निर्गत किरण। क्या हो जाएगा? निर्गत किरण। आप ये ऐसे शून्य देकर नहीं लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। तो यहाँ आपतित किरण का ये मार्ग हो गया। ये वास्तविक जो अपवर्तित किरण है ये है। तो इसी के बीच के जो लंबवत दूरी होती है, या ऊंचाई कहिए चाहे दूरी कहिए, यही कहलाता है क्या? पार्श्व विस्थापन। यही हो गया दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, जो लेंथ है, यही कहलाएगा पार्श्व विस्थापन। तो इसको हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के न्यूनतम या लंबवत दूरी या ऊंचाई को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। कि कैसे? एक बार फिर से सुनिए। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। यही हो गया पार्श्व विस्थापन। यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्श्व विस्थापन। तो क्लियर हो गया। पार्श्व विस्थापन के लिए क्या करेंगे? तो हम एक आयताकार सिल्ली ले लेंगे और इस पर एक किरण आपतित कराएंगे, और किरण को जब किरण यह अपवर्तित होगी तो अविलंब से यहाँ दूर भागती हुई प्रिज्म से बाहर निकलेगी। अब आपतित किरण के मार्ग को सीधे आगे तक बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे कि निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच दोनों जो है वह पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो जाएगा। और यही जो डिस्टेंस होगा वह जो न्यूनतम दोनों के बीच की जो दूरी होगी, आपतित किरण के मार्ग और निर्गत किरण के बीच के जो न्यूनतम दूरी चाहे लंबवत दूरी जो होगी वही कहलाएगी पार्श्व विस्थापन। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के लंबवत या न्यूनतम दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कोचिंग में आने पर पूछ भी सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आगे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं प्रिज्म क्या है और इसके कितने सतह होते हैं। आप लोगों ने प्रिज्म संभवतः देखा होगा विद्यालय में। तो प्रिज्म क्या होता है? तो कांच का बना होता एक वस्तु होता है जिसमें 3 आयताकार फलक होते हैं और 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं। इस पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो वह प्रकाश के जो श्वेत रंग है उसको 7 रंगों में अलग अलग वह प्रिज्म डिवाइड कर देता है। तो हम लोग देखते हैं प्रिज्म के फिगर बनाते हैं जो कैसे होता है। तो हम आपको बताते हैं प्रिज्म, यहीं पर छोटा सा इसका एक फिगर बना के आपको बता देता हूँ प्रिज्म का। तो मान लेते हैं कि एक ये सतह हो गया, एक ये सतह हो गया, यहाँ 2 पॉइंट हम निर्धारित कर देते हैं। इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं। तो कोई को त्रिभुजाकार आपको दिख रहा है? 2 ठो, एक ठो ये और एक ठो ये। और आयताकार एक भाग ये दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको मिलाइएगा
इसको जब हम मिलाते हैं इससे तो हमारा जो है ये तो एक त्रिभुजाकार ये भाग है और दूसरा ये त्रिभुजाकार भाग है, ये वाला सामने वाला, और पीछे वाला एक आयताकार भाग, और एक ये आयताकार भाग और एक ये आयताकार भाग। यानी कि आप इस तरह से आप इसको मान लीजिए कि दो कॉपी आप यहाँ पर खड़ा कीजिए ऐसे सटा के इस तरह से, तो इधर वाला एक त्रिभुजाकार हो गया, एक इधर वाला, एक कॉपी आपका इधर एक आयताकार हो गया, एक आयताकार एक नीचे फर्श के जो काम कर रहा है वो भी एक आयताकार ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रिज्म क्या है, तो कह सकते हैं ऐसे बता सकते हैं कि प्रिज्म जो है वह 5 पारदर्शी फलकों से घिरा या बना एक आकृति होता है जो प्रकाश की किरणों को अलग अलग उसके विभिन्न घटकों में फैला देता है। इसमें 3 आयताकार फलक होते हैं और 2 त्रिभुजाकार फलक होता है। तो आपसे पूछा जाए प्रिज्म किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 5 पारदर्शी सतहों से बना हुआ वस्तु को या आकृति को प्रिज्म कहते हैं, जिसमें 3 आयताकार सतह और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। तो प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, इसको फलक भी बोल सकते हैं। तो कितने फलक होते हैं, सतह कहिए या फलक कहिए, फलक। तो प्रिज्म में 5 फलक होते हैं जिसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख। तो प्रिज्म से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का कैसे किरण आरेख बना सकते हैं, खींच सकते हैं, आइए देखते हैं। एक हम मान लेते हैं कि ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म हो गया। अब इस पर हम यहाँ एक किरण आपतित करा रहे हैं। एक किरण हम यहाँ पर आपतित जब कराएंगे तो किरण को जाना चाहिए सीधा ऐसे, लेकिन माध्यम चूंकि चेंज हो रहा है तो वह सीधा ना जाके मुड़ जाएगी ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही इस सतह से बाहर निकलेगी यह फिर से इस तरह से मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी। तो यही हो गया प्रिज्म। ये चूंकि ये प्रिज्म में तो आप पढ़िए कि 5 फलक होता है, इसमें 2 फलक परावर्तक सतह का काम कर रहा है, एक ये सतह और ये सतह। तो 2 परावर्तक सतहों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको ए से सूचित करते हैं। तो ये हो गया क्या, प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर हम लोग अगर अभिलंब खींचना चाहें तो खींच सकते हैं ऐसे इस आपतन बिंदु पर, या हम इसको एन और एन डैश लिखते हैं। इस आपतन बिंदु पर भी आप अभिलंब डाल सकते हैं ऐसे। तो अभिलंब जो है एक दूसरे को ऐसे काट देगा। ये इसको अगर हम n1 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, n2 लिखेंगे। ठीक है, अगर इसके आप समझ गए प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख कैसे बनाएंगे। तो प्रिज्म से इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रिज्म बना लेंगे और प्रिज्म के एक सतह पर एक किरण आपतित कराया जाएगा जो यहाँ से अपवर्तित होते हुए दूसरे सतह पर जाएगी और दूसरे सतह से अपवर्तित होकर पुनः वह क्या होगी, वह प्रिज्म से बाहर निकलेगी। तो इसको हम लोग आपतित किरण लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, लिखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण हो गया। इसको भी हम लोग अपवर्तित किरण बोल सकते हैं, निर्गत किरण भी बोलते हैं इसको। तो हम लिख दिए निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण। अब देखिए ये जितना कितना एंगल से ये बाहर निकली है मुड़ के, यही वह एंगल है जिससे वह मुड़ के क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये जो एंगल से जिससे मुड़ के बाहर निकलता है इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण। इसको डी से सूचित करते हैं, किससे, डी से। तो आप प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख ऐसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको किरण आरेख को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक प्रिज्म लेकर उस पर एक किरण आपतित कराएंगे जो अपवर्तित होते हुए दूसरे सतह पर जाएगी और यहाँ से फिर से वह अपवर्तित होकर अविलंब से दूर भागते हुए वह प्रिज्म से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से आप अच्छे ढंग से प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख
खींच सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक क्लियर हो गया, इसको 1-2 बार देखिए और फिर अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर में प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण। तो यहीं पे आपको समझा दिए कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण क्या होता है। प्रिज्म कोण प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। यहाँ पर अपवर्तक सतह का ये काम कर रहा है और ये काम कर रहा है, तो इस और ये सतह के बीच में यहाँ पर ये जो कोण बना है ये विचलन कोण। अगर किरण इस सतह पर आपतित ऐसे होती, यहाँ से अपवर्तित होकर यहाँ और इधर निकल जाती, तो एक सतह ये अपवर्तन का काम करता और दूसरा अपवर्तक सतह का ये काम करता, तो दोनों के बीच बनने वाला ये कोण ये कहलाता है प्रिज्म कोण। यदि इस सतह पर या इस तरह से प्रकाश की किरणें आपतित होती और अपवर्तित होकर यहाँ आती और इससे निकल जाती, तो ये और ये सतह अपवर्तक सतह का काम करता, तो दोनों के बीच बनने वाला ये कोण प्रिज्म कोण कहलाता। तो हम लोग प्रिज्म कोण के बारे में जान गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं विचलन कोण। विचलन कोण तो निर्गत किरण जितने डिग्री एंगल से मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसी कोण को विचलन कोण कहते हैं। या निर्गत किरण नहीं, आपतित किरण निर्गत किरण के रूप में ये निकलती है। तो आपतित किरण प्रिज्म से जितने कोण मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसी कोण को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। तो आप प्रिज्म कोण जान गए। तो प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। अब विचलन कोण कैसे कहेंगे, तो प्रिज्म पर आपतित किरण जितने डिग्री एंगल के साथ मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसी कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण। यहाँ ये जो है ये किरण है, यहाँ से इसके आपतित किरण का मार्ग को इधर खींचे और इसके मार्ग को पीछे जब खींचे तो जहाँ पर ये क्रॉस किए एक दूसरे को जो एंगल बना यही कहलाएगा विचलन कोण। तो प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म के दो अपवर्तक सतहों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और विचलन कोण किसे कहेंगे, तो प्रिज्म पर आपतित किरणें जितना डिग्री कोण के साथ मुड़कर प्रिज्म से बाहर निकलती है उसी कोण को बोलते हैं विचलन कोण। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख घटनाएं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे द्रव में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, द्रव में डूबा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो इस घटना के यह भी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आइए इसको हम लोग एक छोटा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक बर्तन है, बर्तन जिसके इस भाग पर एक ये सिक्का है और इसमें हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु हमको कब दिखाई देती है, जब वस्तु पर किरण आपतित होती है और वस्तु से वह किरण रिफ्लेक्ट होकर यानी कि परावर्तित होकर हमारे आँखों में पहुँचती है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। तो द्रव में यदि आपको सिक्का दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि सिक्का पर पहले किरण आपतित हो रही है और सिक्का से रिफ्लेक्ट होकर वह किरण हमारे आँखों में पहुंच रही है, तब हम उसको देख पाते हैं। तो हम मानते हैं कि इससे अब आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब बनने के लिए न्यूनतम 2 किरणों को खींचना ज़रूरी है, अधिक भी किरणें हो सकती है। तो हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इधर है और यहाँ से देख रहे हैं, इससे 2 किरणें, यहाँ से 2 किरणें मान लेते हैं कि यहाँ सिक्का से 2 किरण इस तरह से 2 किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है प्रेक्षक की ओर यानी कि देखने वाले की ओर। तो जैसे ही जल से बाहर निकलेगी या अविलंब से मुड़ती हुई, अविलंब से दूर भागती हुई ऐसे प्रेक्षक की आँखों की ओर पहुँचेगी। तो हम मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है यहाँ पर है, ये उसका आई है, यहाँ से वह देख रहा है। तो ये किरणें जो है हम लोग इसको जब थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ऐसे, तो ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी। तो जहाँ पर किरणें एक दूसरे को काटती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये किरणें अगर ए डैश से मान लेते हैं कि ए स्थान पर सिक्का है, कहाँ पे है, ए स्थान पर सिक्का है, जिससे 2 किरणें प्रेक्षक की आंखों की ओर यानी कि देखने वालों की आंखों की ओर आ रही है। तो ये किरणें जो है वह ए से ना आकर ये ए डैश, इसको हम मान लेते हैं जहाँ पर ये स्थान है, ये इसको ए डैश, ए से ना आकर ए डैश से आता हुआ प्रतीत होगा, जहाँ पर इस सिक्का का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा और सिक्का हमको दिखाई देगा, यहाँ ना दिखाई देगा वहाँ पर जो इसका काल्पनिक स्थान होगा।
तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द्रव में डूबा हुआ सिक्का का उठा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसको प्रयोग द्वारा निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक बर्तन लेकर उसके एक पेंदी पर एक सिक्का रख देंगे और माना जाएगा कि वह ए स्थान पर सिक्का है। उससे दो किरणें हमारे आँखों की ओर आती है। जैसे ही जल के सतह से वह निकलती है वह विलंब से दूर भागती हुई हमारे आँखों में पहुंचती है और ये किरणों को कि जो मार्ग है वह अपने वास्तविक स्थान ए से न आकर ए स्थान से आता हुआ प्रतीत होता है, जहां पर वह सिक्का का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि वास्तविक पोजीशन से स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है। इसलिए हमको सिक्का जो है वह उठा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात फिर से आप इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि द्रव में डूबा हुआ सिक्का उठा प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसको प्रयोग द्वारा हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में पानी भर देंगे और उसमें एक सिक्का को डाल देंगे और माना जाएगा कि वह सिक्का पेंदी के ए स्थान पर है। उससे दो किरणें जो है हमारे आँखों की ओर आ रही है। जैसे ही वह किरणें जल के सतह पर से बाहर निकलती है, विलंब से मुड़ती हुई आँख में पहुंचती है। वह किरणें अपने वास्तविक स्थान ए से ना आकर उसके कुछ ऊपर स्थान ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता है, जहां पर सिक्का का काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है और सिक्का हमको वहीं पे दिखाई देता है, अर्थात उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं कि द्रव में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है। तो हम मान लेते हैं कि उसी तरह एक यहाँ मान लिया जाए, यहाँ एक बर्तन है, यहाँ पर एक बर्तन है जिसमें आप इस बर्तन में एक पेंसिल आप स्केल के माध्यम से बनाइएगा, अच्छा बनेगा। इससे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यहाँ मान लिए कि यहाँ ये पेंसिल है, ठीक है। मान लिया गया कि ये एक पेंसिल है, यहाँ पर रख दिया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पानी भरना प्रारंभ करते हैं इस तरह से। जब इस बर्तन में आप पानी भर दीजिएगा तब ये पेंसिल आपको टेढ़ा दिखाई देने लगेगा। उसका भी रीजन होता है प्रकाश के अपवर्तन। क्या रीजन होता है, प्रकाश के अपवर्तन। मान लेते हैं कि इससे दो किरणें, हम मान लेते हैं कि इससे दो किरणें आपतित हो रही है। दो किरणें, एक मान लेते हैं कि यहाँ पर है, इसके हर भाग से तो किरण आती ही है यहाँ से। अब यहाँ से ये अविलंब से दूर भागती हुई इस तरह से, अब मान लिया जाता है कि यहाँ पर प्रेक्षक है, यानी कि देखने वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उसके आँख में ये किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो ये किरणों के मार्ग को जब आप आगे की ओर बढ़ाइएगा तो ये किरणें आपको यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, जो ये पेंसिल के टेढ़ा हुआ भाग होगा इस तरह से। तो ये पेंसिल हमको मान लिया जाएगा कि माना कि एक पेंसिल एक बर्तन में भरे हुए द्रव में डूबी हुई है, जिसके ए स्थान से दो किरणें हमारी तरफ यानी हमारे आँखों की तरफ आ रही है। जैसे ही ये किरण जल के सतह पर पहुंचती है, अविलंब से दूर भागते हुए हमारे आँखों में पहुंचती है। यह किरणें हमको ए से ना आकर ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता है, जो पेंसिल का टेढ़ा भाग है। तो इस तरह से हमको पेंसिल क्या होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि द्रव में डूबा हुआ पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसको प्रयोग द्वारा हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन में एक पेंसिल को रख देंगे और उसके बाद बर्तन में जल डालना प्रारंभ करेंगे। जब हम देखते हैं कि जल बर्तन में भर जाता है तो पेंसिल हमको टेढ़ा प्रतीत होने लगता है, आंशिक रूप से वह टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसे हम मानते हैं कि पेंसिल के एक स्थान ए से दो किरणें जो है हमारी आँखों की ओर आ रही है। जैसे ही वो जल के सतह पर जाती है वह अपवर्तित होते हुए हमारे आँखों में पहुंचती है। यह किरणों के मार्ग को पीछे बढ़ाने पर वह
पेंसिल से के कुछ ऊपर ही वो एक दूसरे को काट देती है, जहाँ पर काल्पनिक रूप से जहाँ पर पेंसिल का प्रतिबिंब बन जाता है और वह पेंसिल हमको टेढ़ा दिखाई देने लगती है। तो आप इसको 2-3 बार सुनिए और अच्छे ढंग से इसको लिख लीजिए। फिर से आप नोट कर सकते हैं, फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि द्रव में डूबा हुआ पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। तो द्रव में डूबा हुआ पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसको प्रयोग द्वारा हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। एक बर्तन लेकर उस बर्तन में पेंसिल को रख देते हैं, उसके बाद बर्तन में जल को भरने लगते हैं। जैसे ही जल भर जाता है तो पेंसिल हमको टेढ़ा दिखाई देने लगती है। अब ये पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा होता है। माना कि पेंसिल के किसी एक बिंदु, मान लिया गया कि वह बिंदु ए है, उसे 2 किरणें हमारी आंखों की ओर आ रही है। जैसे ही वह जल की सतह से निकलती है, अविलंब से दूर भागती हुई आंखों में प्रवेश करती है। यह किरणें ए से ना आकर जहाँ से आती हुई, यानी कि ए से ऊपर ही स्थान, इस स्थान को हम मान लेते हैं ए डैश से आता हुआ प्रतीत होता है, जो पेंसिल का टेढ़ा भाग है। यही कारण है कि हमको पेंसिल टेढ़ा दिखाई देता है। इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे, हमको परीक्षा में पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर में देखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक कहते हैं निर्वात में प्रकाश के चाल तथा किसी भी दूसरे माध्यम में प्रकाश के चाल के जो अनुपात निकलता है उसी को हम अपवर्तनांक बोलते हैं। यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जो आप जानते हैं। और जल में प्रकाश का चाल या कांच में प्रकाश का चाल या किसी भी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का जो भी चाल होगा उससे हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड में भाग जब करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वही कहलाएगा अपवर्तनांक। इसको हम लोग अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी बोलते हैं। तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि निर्वात में प्रकाश के चाल तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको एन या म्यू, क्या एन तो आप जानते ही हैं, म्यू ऐसे होता है, ये म्यू का साइन है, एन या म्यू से सूचित करते हैं, एन या म्यू से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा कि निर्वात में प्रकाश के चाल बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल। इसको हम ऐसे भी संकेत में भी लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश का चाल बराबर, इसको सी मान लेते हैं, किसी तथा किसी माध्यम में प्रकाश का चाल, इसको अगर भी मान लेते हैं तो इसलिए एन यानी कि अपवर्तनांक बराबर हो जाता है सी बटा भी। ये हो गया अपवर्तनांक का। तो अपवर्तनांक आप समझ गए। अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल को अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बाद होता है एक सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो 2 निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। और आगे के टॉपिक्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो लेंस से संबंधित होगा, वह इसके दूसरे भाग में उसको आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।